नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमारी बात हुई कि क्या अब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर देनी चाहिए, तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम आज से प्रयास कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब स्टार्ट करें, क्योंकि सितंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है। और जब हमारी क्लासेज हुआ करती थी तो क्लासेज में भी हम लोग सितंबर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर लेते थे, जो लगभग 1 महीने के समथिंग पूर्ण हो जाया करती थी। तो क्लास 11th के विद्यार्थी हों या क्लास 12th के विद्यार्थी हों, दोनों ही विद्यार्थियों के लिए कुछ बेसिक बातें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी रहेगा। क्योंकि जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, कई सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी, लेकिन कुछ जो बेसिक बातें हैं वो जब तक पता नहीं होंगी तो आगे आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। तो आज इस वीडियो में शुरुआत जो हम कर रहे हैं, कॉमन वीडियो है, चाहे आप 11th क्लास चाहे आप 12th, उन बातों को दोनों समझना है। फिर इसके बाद के जो वीडियोस आएंगे उसमें हम चैप्टर वाइज जो सिलेबस उसको कवर करते हुए 12th के लिए अलग से बनाएंगे। अध्याय 11, इतने अध्याय आपके हैं। उसके बाद 13, 14, 15, 16 ये क्लास 11th में है। तो जिसमें भी हैं फिर मैं अलग अलग उसको डिवाइड करके डालूंगा। लेकिन मेरा सुझाव ये, भले आप 12th क्लास में हैं लेकिन फिर भी आप 11th के वीडियोस को भी देखना। क्यों देखना? क्योंकि जब आप 11th में पढ़ रहे थे उस समय आपने शायद कुछ चीज़ें छूटी होंगी, कुछ चीज़ें मिस हो गई होंगी, या आज आपको लगभग 1 साल हो गया है उन बातों को पढ़े हुए, तो एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेंगे, हम उन्हें दोबारा से पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ होता है कार्बनिक। कार्बनिक जब आप देखेंगे तो कार्बन, उसके अंदर कार्बन शब्द आ रहा है। तो कार्बन क्या होता है, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी, मोसले की आवर्त सारणी, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं, वो आपने देखी है। उस आवर्त सारणी में यदि आपने ध्यान दिया हो तो आप पाएंगे कि आवर्त सारणी में सबसे ऊपर इस प्रकार का एक बॉक्स बना होता है और उस पर लिखा होता है सी। पूरी आवर्त सारणी बनी हुई और अलग से एक कार्बन और लिखा हुआ है, यहां भी मिलेगा कार्बन। आवर्त सारणी के 14वें ग्रुप में जब आप जाओगे तो यहां इस वाले सेक्शन में आपको कार्बन मिल जाएगा, लेकिन यहां पर अलग से भी कार्बन लिखा हुआ है। तो परमाणु भार 12 है, परमाणु क्रमांक 6 है इसका। तो ये अलग से क्यों लिखा, ये प्रश्न एक हमारे मन में स्वाभाविक तरीके से उठना चाहिए कि बाकी किसी तत्व को नहीं लिखा, कार्बन अकेला क्यों अलग से पड़ा हुआ है। और फिर दूसरी बात कि जब आप केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं आया कि सोडियम केमिस्ट्री, क्लोरीन केमिस्ट्री, ऐसी अलग अलग केमिस्ट्री सभी तत्वों की तो नहीं मिली, लेकिन कार्बन की अलग से ही एक पूरी केमिस्ट्री या कार्बनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्यों मिल रही है। तो सबसे पहले इस उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सरल शब्दों में हम ये कह लें कि कार्बन एक ऐसा तत्व है, वो इतने सारे यौगिक बनाता है, इतने यौगिक बनाता है कि बाकी सारे तत्व मिलकर भी उतने नहीं बनाते, स्पेशली जटिल अणु। शुरुआत में जब बर्जीलियस ने जब इस बातों को शुरू किया था प्रारंभ में, तो उन्होंने ये कहा था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीव जंतुओं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। लेकिन बाद में कई सारे यौगिकों का प्रयोगशाला में संश्लेषण भी संभव हुआ, तो उनने एक अलग से ही ब्रांच बनाने का प्रस्ताव दिया कि भैया कार्बनिक यौगिकों को पढ़ना है तो अलग से बना लो, अदरवाइज इनका पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत जटिल प्रक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। तो उन सब बातों को मानते हुए केमिस्ट्री में एक नई डिजाइनिंग की गई और एक कार्बनिक रसायन अलग से ही पूरी तैयार की गई। तो अब इसका कारण क्या है वो देखें कि कार्बन इतने यौगिक बना क्यों लेता है। अकेला कार्बन यौगिक नहीं बना लेगा। तो कार्बन के इतने सारे यौगिक बनाने का जो मूल बात है, जिसकी वजह से वो इतने यौगिकों का निर्माण करता है, वो है श्रृंखला प्रवृत्ति। श्रृंखला या चेन जिसे आप कहते हो। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनकी एक प्रकृति होती है कि ये जो यौगिक बनते हैं ये चेन वाले यौगिक बनते हैं, श्रृंखला वाले यौगिक बनते हैं। और जब श्रृंखला की बात कर लेंगे तो गणित में आप पढ़ते हो कि जैसे श्रृंखला गणित आप माने तो 1 से शुरू मान लें, तो 1 के बाद चूंकि गिनतियां अनंत होती हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका कहीं अंत नहीं होगा। तो वैसी स्थिति यहां आ जाएगी कि कार्बन जो यौगिक बनाएगा, 1 कार्बन वाला बनाएगा, 2 वाला बनाएगा, 3 वाला बनाएगा। अब इस बात को कहीं हम खत्म नहीं कर सकते, ये बनते रहेंगे तो काफी बहुत सारे यौगिक बन जाएंगे। तो ये तो केवल एक चेन की बात कर ली, ऐसी हजारों चेनें इस कार्बन के द्वारा चलती हैं। कैसे कैसे चलती हैं, क्या क्या उनमें होता है, उन सब पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो यह मूल कारण हो गया काय का, कार्बन के ज्यादा यौगिक बनाने का। अब अगली बात, कार्बन जो यौगिक बनाएगा तो कार्बन अकेला यौगिक नहीं बनाएगा। कार्बन के साथ कौन होगा? सबसे पहली प्राथमिकता में उसके साथ हाइड्रोजन होनी चाहिए। हाइड्रोजन के बाद उसके साथ ऑक्सीजन हो सकती है, उसके साथ नाइट्रोजन हो सकती है,
उसके साथ सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। अब यहाँ से जब आप जाओगे तो आगे कोई भी हो सकता है, लेकिन मेन तो ये दो कार्बन हाइड्रोजन कंपलसरी होंगे, और उसके बाद के केसेस में ऑक्सीजन भी आने लगेगी, और फिर बाकी कुछ भी उसके साथ जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से कार्बन जो है वो श्रृंखला में यौगिकों को बनाता जाता है, चेन्स में बनाता है, इसलिए कार्बन के यौगिक बहुत सारे हो जाते हैं। अब कार्बन की जो चेन वाले यौगिक बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो भी देख लें। कार्बन की जो श्रृंखला होगी वो दो प्रकार से हो सकती है, या कार्बन के जो यौगिकों की चेन जो बनेगी वो दो प्रकार से हो सकती है। कौन सी? एक होगी ओपन चेन और एक होगी क्लोज्ड। ओपन चेन मतलब खुली कार्बन की चेन। खुली से तात्पर्य एक रस्सी ले लीजिए, उसको ऐसा सीधा जब आप पकड़ेंगे तो आप देखेंगे दोनों किनारे उसके फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। उसी प्रकार से कार्बन भी, या अभी केवल कार्बन से बता रहा हूं। अब ये एक चेन मान लें, ये 1 2 3 ये 4 कार्बन है, लेकिन ये गिनती कहीं तक भी जा सकती है। ये पूरे ऐसा यौगिक तो चेन जैसा यौगिक होगा और इसका कोई अंत नहीं मिलेगा आपको, कितना भी हो सकता है ये। तो इस प्रकार की जो होगी वो कहलाएगी ओपन या श्रृंखला। एक तो इस प्रकार की चेन हो गई। अब ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये खुली चेन तो है, लेकिन कैसी है? सीधी है। इसके साथ ये शाखित भी हो सकती, ब्रांचिंग हो सकती है इसमें। एक शाखा निकल गई, आप देखो एक ब्रांच निकल गई यहां से, ऐसी भी हो सकती है, दो ब्रांच वाली भी हो सकती है, इस प्रकार से भी चेन हो सकती है। लेकिन तीनों ही स्थितियों पर यदि हम विचार करेंगे तो तीनों में इसके जो किनारे हैं वो खुले हुए हैं, सभी किनारे कैसे हैं? खुले हैं, ओपन है। तो इस प्रकार की जो चेनें बनती हैं उनको कह देते हैं हम कौन से? खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। अब दूसरे बंद श्रृंखला वाले देख लें। बंद श्रृंखला वाले जो कार्बनिक यौगिक बनेंगे, बंद का मतलब क्लोज, यानी जो कार्बन के जो सिरे एक दूसरे को बंद कर देंगे। कैसे बंद हो सकते हैं? मान लीजिए 3 कार्बन वाला कोई यौगिक बन रहा है, तो ये चेन बंद हो गई, देखो आप। 4 वाला भी हो सकता है, चेन बंद हो गई। 5 वाला, चेन बंद हो गई। 6 वाला, ये चेन बंद हो गई। तो यह यहां देखो कहीं भी सिरा जो है वो खुला हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार के जो यौगिक होंगे जहां पर चेन्स कैसी हो जाती है? बंद हो जाती है, वो कहलाते हैं क्लोज्ड चेन यौगिक या बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे इस प्रकार के कई यौगिकों को हमको पढ़ना है। तो ये दोनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। दो प्रकार से यौगिक होंगे, कौन कौन से? एक हो जाएंगे खुली श्रृंखला वाले, दूसरे हो जाएंगे बंद श्रृंखला वाले। अब कार्बनिक यौगिक जो होगा उसमें क्या क्या होगा उसको हम देख लें, उसको हम जान लें। देखिए, सबसे पहली बात, कार्बनिक यौगिक जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, या जनरली सामान्यतः जब भी आप किसी यौगिक को पढ़ते हैं तो उसमें भी दो हिस्से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं नमक की बात कर रहा हूं, तो नमक का सूत्र होता है NaCl। जब आप इसको तोड़ के देखते हैं तो इसमें दो हिस्से आपको मिल जाते हैं, एक को आप सोडियम धनायन कह देते हो, एक को आप क्लोरीन ऋणायन कह देते हो। तो वास्तव में इस यौगिक का जो निर्माण है वो दो हिस्सों से हुआ है। ठीक इसी प्रकार कार्बनिक यौगिक जो बनेगा वो भी दो हिस्सों से मिलकर बना होगा। तो अब वो दो हिस्सों को धनायन ऋणायन वाले शब्दों का हम इस्तेमाल यहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। एक जो हिस्सा होगा कार्बनिक यौगिक का वो कोई मूलक होगा, और दूसरा जो हिस्सा होगा वो क्रियात्मक समूह होगा। ये दोनों हिस्से आपस में जुड़ेंगे और कोई कार्बनिक यौगिक को बनाएंगे। क्या होंगे, क्रियात्मक समूह क्या होंगे, कैसे कैसे, इन सब पे अभी इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब हम चलते हैं, दो मुख्य चीजें हम समझ लें। जो मूलक वाली बात हो रही है वहां पर जातीय श्रेणी, जाति मतलब एक जैसी जाति वाली, और दूसरा क्रियात्मक समूह। तो सबसे पहले हम सजातीय श्रेणी की बात करते हैं। तो 3 सजातीय श्रेणियां और एक उनसे व्युत्पन्न हो जाती है चौथी श्रेणी जो बन जाती है। उन 4 के बारे में मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहली जो श्रेणी है वो होती है एल्केन। इस बात को जो अभी हो रही है इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये कार्बनिक रसायन के अल्फाबेट्स हैं, ABCD हैं। यदि ये पता होंगे तो कार्बनिक रसायन में कुछ समझ में आने वाला है, अदरवाइज नहीं आएगा। और ये बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। पहली श्रेणी है एल्केन, दूसरी श्रेणी है एल्कीन, और तीसरी श्रेणी है एल्काइन।
एल्काइन। ये संतृप्त होती है, ये असंतृप्त है, ये असंतृप्त है। अभी बता दूंगा कैसे आप यौगिकों को पहचान लोगे। तीन तो ये हो गई, और इस एल्केन से व्युत्पन्न होकर एक मूलक वाली श्रेणी बनती है जिसे कहते हैं एल्किल। लास्ट में मैंने यहां पर लिखा है। अब आपको ध्यान ये रखना है, सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करने वाले हो एल्किल का। एल्केन, एल्कीन 11th क्लास के सिलेबस में है ये तीनों चीजें। अलग से वीडियोस डालूंगा, सबको डिटेल में बताऊंगा। 12th वाले पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ के आए हैं 11th वाले वीडियोस को जरूर देखना। तो ठीक है, अब इनको बनाने के एक कॉमन फार्मूला होते हैं, सामान्य सूत्र होते हैं, वो यदि पता होंगे तो कोई भी एल्केन, कोई भी एल्कीन या कोई भी एल्काइन आप बना सकते हो, सूत्र उसका लिख सकते हो। कॉमन फार्मूला क्या है, यहां से शुरू करते हैं। इसका कॉमन फार्मूला होता है CnH2n+2। अब इस फार्मूले पर चर्चा करेंगे हम। एल्कीन का होता है CnH2n। अब ये जो दो है ना, इसका डिफरेंस होता जाएगा, इसमें +2 नहीं रहेगा। अगला वाला जिस एल्काइन पे जाएंगे वो हो जाएगा CnH2n-2। और एल्किल की जो व्यवस्था है, वास्तव में इसके अंदर से एक हाइड्रोजन कम हो जाए, इस फार्मूले में से एक हाइड्रोजन कम हो जाती है, तब वो हो जाता है एल्किल। तो यहां पर हम लिख रहे हैं CnH2n+2। +2 है तो एल्केन है, एक कम कर दूं, यदि मैं +1 कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एल्किल। तो CnH2n+1 ये फार्मूला जो होगा वो एल्किल का होगा। यहां पर C से तात्पर्य कार्बन से है, H से तात्पर्य हाइड्रोजन से है, N यहां पर नंबर है जिसका मान 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो अब मान लीजिए हमें इसके सूत्रों को लिखना है। यदि मैंने C1 माना, कार्बन का मान कितना 1, तो इस सूत्र के हिसाब से मैं यहां सूत्र बनाऊं तो कार्बन हो गया 1 C1, हाइड्रोजन कितने 2n मतलब 1 के दुगने +2 और उसमें 2 जोड़ दूं, 1 दूनी 2 और 2 4, मतलब हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो गई 4। मतलब एक कार्बन वाला एल्केन कैटेगरी का जो पहला यौगिक है वो उसका सूत्र ये होगा इसके हिसाब से। दो वाले का क्या होगा, C का मान यदि मैंने 2 रखा तो 2 दूनी 4 और 2 6, H कितने हो जाएंगे 6। इस कैटेगरी के दूसरे यौगिक का सूत्र ये होगा। इसी प्रकार यहां चले, 1 तो 1 दूनी 2, तो पहला तो आएगा CH2, दूसरा हो जाएगा C2H, 2 दूनी 4। यहां चले तो ये पहला तो संभव ही नहीं है, इसमें ये पहला संभव नहीं है। क्यों नहीं है, अभी आगे जब संयोजकता बैलेंस की बात होगी तो देखेगा। यहां पर देखें तो कार्बन, अब ये पहला तो बनना नहीं है, एक कार्बन वाला, 2 वाला यदि करते हैं तो C का मान यदि 2 रखा तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो H बचे 2। यदि 3 रखा C3 तो H कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा दिए तो कितने बचे 4। इस कैटेगरी में चले, C यदि 1 है, सीधी सी बात है, यहां से देख लेना, इससे 1 कम कर देना। ये CH4 था तो ये CH3। फिर इसको लिखते समय ध्यान रखना, जब आप लिखोगे तो ऐसी एक बैलेंस ओपन करके लिखनी होती, क्योंकि एक H कम है। अभी बताऊंगा क्यों कम है। C2H6 था वहां, तो यहां हो जाएंगे 5। ठीक, अब इनके नाम, तो नाम लिखने के लिए सबसे जरूरी चीज है, हम सबसे पहले गिनती देख लें। गिनती को कार्बनिक रसायन में कहते क्या है, जनरली जो गिनती यूज करते हैं उससे अलग गिनती यहां पर करना है। गिनती जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 तक की गिनती आपको सिखा रहा हूं। 1 वाली गिनती उसे हम कहेंगे मैथ, याद रखना है इसे। 2 वाली एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये 10 तक की गिनती हो गई। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, यहां पर जितनी बात भी हो रही है उन सबको प्रैक्टिकली करके देखना। जितने ज्यादा रिएक्शंस को लिखोगे उतने अच्छे से समझ में ये आती है। तो इस गिनती को याद कर लेना 1 से 10 तक की। अब इनमें से किसी के भी नाम लिखना है तो कैसे लिखना है, कार्बन की जो संख्या है, मान लीजिए हम इसका नाम लिख रहे हैं तो एक कार्बन के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैथ, तो हमने यहां लिखा मैथ। और ये एल्केन है, यहां हम प्रत्यय निकालेंगे तो एल्केन, तो यहां प्रत्यय निकल के आएगा एन। प्रत्यय क्या आया, ये आएगा एन। तो इस एन को इस मैथ में जोड़ देना है। एक ही यहां पर मैंने मात्रा लगा ली और ना जो बच रहा था वो लिख दिया, मतलब इस एक कार्बन वाली जो एल्केन होगी उसका नाम हो जाएगा मैथेन।
समझ गए होंगे। मैथ कहाँ से आया, एक कार्बन, और एल्केन था तो इसका एन प्रत्यय इसमें लगा दिया तो ये हो गई मेथेन। दूसरे वाले का लिखना है 2 कार्बन, 2 को कहते हैं हम एथ, तो एथ यहां लिखेंगे, एल्केन है तो एन लगा देंगे, नाम हो गया एथेन। समझ गए होंगे। एल्कीन में यदि नाम लिखना है, 2 कार्बन वाली है, सॉरी 1 कार्बन वाला है ये पहले, तो एक को क्या कहते हैं, मैथ, तो मैथ लिखें। इन, तो इन में ई की मात्रा यहां पे ले ली और ना लिख दिया तो मैथीन, ये एथीन हो जाएंगे ना। इधर चलें, 2 कार्बन वाली है तो 2 को कहते हैं एथ, और आइन लगा है तो आइन यहां लगा दो, एथाइन, इसका हो जाएगा प्रोपाइन। यहां पर 1 कार्बन है तो मैथ, अब इसमें इल है तो ये छोटी की मात्रा मैथिल, और ये होगा एथिल। तो विश्वास है मुझे कि आप इस प्रकार से अब ये पूरी चारों कैटेगरियों को पूरे 10 तक के सूत्र भी लिख लोगे और उनके नाम भी लिख लोगे। ठीक है, सूत्र में फार्मूला, कार्बन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, आपको इन फार्मूले से मिल जाएगी, इन्हें याद कर लेना, बिल्कुल मोस्ट कंपलसरी है, ये पता ही होने चाहिए। सबसे ज्यादा काम इस पे करना है हमें, इसलिए ये ध्यान रखना। समझ गया। इस कैटेगरी के अगले जो यौगिक बनेंगे हम यहां से देख लें। यदि एल्केन है, 1 कार्बन वाली है तो एन लगाते चलें सब में, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन बन जाएंगे। यदि एल्कीन को देखेंगे, मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकीन। एल्काइन को देखेंगे तो मैथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। एल्किल में चले तो मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल और डेकिल। 10-10 तक के सबके याद हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हो गई एक कहानी। अब इनको पहचानना, पहचान के तरीका बिल्कुल सिंपल। एल्केन जहां कहीं भी लिखे होंगे, अभी मैं संरचना सूत्र बनाऊंगा इनमें से, एल्केन जहां कहीं भी, इसको आप नोट कर लेना। यदि आपको वीडियो आगे चला जाता है तो आप रिवर्स करके और वापस इसको देख के और अपनी कॉपी में उतार लेना, इसको बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। एक बार में नहीं आ रहा, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना, फिर से सुनना, उस बात को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्काइन होगा और एल्किल मूल, एल्किल को मूलक कहोगे। ये जो है ये संतृप्त है, ये असंतृप्त, ये असंतृप्त। कैसे असंतृप्त हैं, इनके अंदर पूरे, इनको पहचानने का तरीका भी है, इनके अंदर पूरे बॉन्ड जो भी होंगे वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसमें जब जाओगे तो सिंगल बॉन्ड रहेंगे, लेकिन बीच में कहीं एक जगह पर एक डबल बॉन्ड मिलेगा। और एल्काइन में जब आप जाओगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, और एल्किल में जब जाओगे तो एक संयोजकता खाली मिलेगी। ठीक है, अब मैं एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। ये गिनती याद रहेगी, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अच्छे से याद कर लेना। अब आप ध्यान रखना कि मैंने मान लीजिए कि मैथेन का सूत्र क्या लिखा था, एथेन का क्या लिखा था, एथीन का क्या था, इनके संरचना सूत्र बता रहा हूं। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि यहाँ इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे, इसमें एक डबल आएगा, इसमें एक संयोजकता खाली आएगी, ये सब चीजें कैसे आएंगी वो हम देखते हैं। अब हम बनाते हैं संरचना सूत्र। मान लीजिए हम मैथेन का बनाते हैं, तो मैथेन का सूत्र होता है, या एथेन का बना लें, बड़े वाले का। तो एथेन का सूत्र अभी हमने जो लिखा था वो था हमारे पास C2 और H कितने, CnH2n+2, तो C होगा 2 तो H कितने 2n, तो 2 दूनी 4 +2, 4 और 2 6। इसका संरचना सूत्र बना। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, थोड़ा सा और नीचे बना लूं, क्लियर दिखेगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, 2 कार्बन है तो ये दोनों कार्बन मैंने यहां बना दिए। दोनों कार्बन की संयोजकता कितनी कितनी होगी, 4 होगी। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, तो 1 मैंने यहां लगाया, 1 यहां लगाया, 1 यहां लगाया, ये सब जगह देखो 1 2 3 4 5 और 6, और ये वाली जो संयोजकता है ये आपस में एक बंध बना ले। पूरा यौगिक संतृप्त हो गया, सभी संयोजकता बैलेंस हो गई। कार्बन की संयोजकता कितनी है 4, मतलब कार्बन को जो भूख लगी होती है वो कितनी भूख होती है 4 रोटी की, और जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू कितनी 1 रोटी के बराबर, तो कार्बन को कितनी खाना है 4, तो ये कार्बन की 4। अब देखो पूर्ति हो गई, पूरे बॉन्ड सिंगल हैं, देखो आप हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि एल्केन के अंदर पूरे बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल। अब हम चलते हैं एल्कीन में। तो एल्कीन में हम देखें, 2 कार्बन वाला एल्कीन देख लें तो सूत्र हो जाएगा उसका C2 और 2 दूनी 4 H4, 2 कार्बन हो गए, इनकी संयोजकता 4, इनकी इसकी संयोजकता 4, ये दोनों के लिए अलग अलग बता दी। हाइड्रोजन कितनी है 4, तो 4 को लगाना शुरू करूं, 1 2 3 और 1 यहां लगाया 4। अब आप देखेंगे 1 ये खाली रह गई है,
एक एक ये खाली रह गई, तो ये दोनों आपस में मिलकर इनने एक बॉन्ड बना लिया, ये और ये दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड ये बना लिया। संयोजकता बैलेंस हो गई। लेकिन देखो ये बॉन्ड तो सब सिंगल है, यहाँ पर एक बॉन्ड कैसा आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो जितने भी एल्कीन होंगे उनमें कहीं ना कहीं एक बॉन्ड डबल होगा। अब अगली वाली स्थिति पे चलते हैं, एल्काइन वाली पे। एल्काइन में हम 3 कार्बन से शुरू कर लें या 2 से शुरू कर लें। C2H कितने हो जाएंगे, CnH2n-2, जितने कार्बन उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन। तो जितने कार्बन, कार्बन कितने 2, उसका दुगना कितना हो गया, 2 दूनी 4, उससे 2 कम यानी कितने होगा 2। तो अब देखें कार्बन संयोजकता 4, एक और कार्बन संयोजकता 4, हाइड्रोजन मात्र कितने हैं हमारे पास 2, एक को यहाँ लगा दिया, एक को यहाँ लगा दिया। अब हम देखते हैं इसकी एक खाली, एक खाली, एक खाली, इसकी 1 2 और ये 3, टोटल कितनी संयोजकता खाली हो गई 3। ये आपस में मिली, इनने एक बॉन्ड बनाया, ये वाली एक बॉन्ड इनने बनाया, ये वाली एक बॉन्ड इसने बनाया। अब आप देखें एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ये पहचान है, यदि कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, केवल कार्बन हाइड्रोजन है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, एल्काइन। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब एल्किल पे बात कर लें। एल्किल क्या होता है, जो एल्केन है उससे एक हाइड्रोजन कम होता है, तो ये एल्केन है मान लीजिए C2H6। तो इसी कैटेगरी का जो एल्किल होगा वो क्या होगा, C2H5 होगा। एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं, ये कम कर दिया, तो अब ये मूलक कैटेगरी में एक किसी के जुड़ने की जगह यहाँ पर खाली है। सबसे ज्यादा इनका ही यूज आपको करना है, किसका, एल्किल मूलक का। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बातों को काफी अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये संरचना सूत्र भी होगा, इस प्रकार से आपको बनाने हैं। अब अगली बात पे चलें। कार्बन के जो यौगिक होते हैं, जो बंद चेन वाले हैं, उनमें एक बेंजीन हमें पढ़नी है। तो यहां पर बेंजीन की संरचना पे भी बात कर लेंगे। इसके बाद ये तो पहली चीजें हो गई जिन जो कार्बनिक यौगिक का एक हिस्सा था। अब दूसरे हिस्से में चलते हैं। दूसरा हिस्सा क्या होता है, पहला हिस्सा सजातीय श्रेणी था हमारा, दूसरा हिस्सा है हमारा क्रियात्मक समूह, क्योंकि ये दोनों हिस्से मिलकर ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप भी इसे कहते हैं। ये क्या होता है, क्रियात्मक समूह एक ऐसा समूह होता है, कुछ परमाणुओं का ऐसा ग्रुप होता है जो ये निर्धारित करता है कि यौगिक किस गुण का होगा, या यौगिक के गुणों को निर्धारित करने वाले परमाणुओं का समूह क्रियात्मक समूह कहलाता है। ये कौन कौन से हैं, जनरली 10 12 15 आपकी बुक में होंगे, सिलेबस में होंगे, लेकिन जिन पे सबसे ज्यादा आपको काम करना है वो 6 8 जो भी होंगे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना और इनकी संयोजकताएं याद रखना है। संयोजकता से तात्पर्य ये जब जुड़ेंगे तो कितनी संयोजकता को शो करते हैं। तो सबसे पहला जो क्रियात्मक समूह है वो है OH। ये मैं जो आगे एक खाली करके बना रहा हूं, ये उसकी बैलेंसी है, उसकी संयोजकता है OH। इसको अकेले को जब आप पढ़ोगे तो इसे हाइड्रोक्सिल बोलना पड़ता है, हाइड्रोक्सिल। इसकी कहानी बहुत अलग अलग है कई जगह। इसको क्या बोलोगे आप, हाइड्रोक्सिल। जब ये किसी एल्किल मूलक के साथ लग जाएगा, एल्किल मूलक मतलब वो अभी अपन ने जो उन एल्किल मूलक को इकट्ठे में बता देते हैं R से। ये R प्रतीक रहेगा उनको बताने का, आगे बहुत इस्तेमाल होना है R का। जब ये हाइड्रोक्सिल मूलक किसी एल्किल मूलक के साथ लगेगा तब ये कहलाता है एल्कोहल। याद रखना, एल्किल मूलक के साथ OH लग जाएगा तो क्या कहलाएगा, एल्कोहल। और किसी एरिल मूलक के साथ लग जाएगा, एरिल मूलक मतलब एरीन के व्युत्पन्न। एरीन क्या होती है, इसके बाद उस पर बात करने वाला हूं मैं अभी। एरीन मतलब जो चक्री वाला कार्बनिक यौगिक है जिसकी चेन बंद है, उसके साथ लग जाएगा, फिर ये बना देगा फिनोल। फिर इसे हम फिनोल के नाम से जानेंगे। तो बहुत अच्छे से हम एल्कोहल को भी पढ़ेंगे, फिनोल को भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला क्रियात्मक समूह होता है CHO। संयोजकता इसकी भी एक है, ये दिख रही है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। अगला जो क्रियात्मक समूह है वो है CO, ये कहलाता है कीटोन। अब यहां पर इसकी संयोजकताएं 2 हैं, मैंने 2 बना दी। फिर एक होता है COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। 4 तो ये हो गए। हेलोजन भी कभी कभी क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करती हैं। यहाँ X लिख दिया है, X मतलब हेलोजन को प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं। तो ये हो गया हेलोजन, इसकी संयोजकता भी होती है 1। फिर एक समूह और है जिसको NO2 लिखते हैं, ये कहलाता है नाइट्रो समूह। फिर एक समूह कहलाएगा CN मतलब साइनाइड समूह,
ये संयोजकता एक ही है इसकी, साइनाइड। फिर एक हो जाएगा NC, ये होगा आइसोसाइनाइड। एक होगा NH2, ये होगा एमीन। इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक हमें पढ़ना है, लेकिन इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी रखना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए और भी कई जब जो आएंगे, एक ईथर और होता है जो अकेला ऐसा O, और ये ईथर, दो संयोजकता इसकी होती है। तो ये आप ध्यान रखना, इतने समूहों को फिलहाल याद कर लेना, क्योंकि इन पे आगे हमको बहुत वर्क करना है। हाइड्रोक्सिल समूह, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ईथर, हेलोजन, नाइट्रो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और एमीन, इतने समूह। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से। इनको याद कर लेना है बहुत अच्छे से, क्योंकि आगे जब कक्षा 12 का पहले ही अध्याय शुरू करेंगे वो है हेलो एल्केन या हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन या हेलो एरीन मतलब हेलो यानी ये X, और एल्केन मतलब वो अभी एल्केन पढ़ी थी, एल्केन और हेलोजन से मिलकर बना हुआ यौगिक, उस पूरे पार्ट में पढ़ना है। तो समझ गए होंगे काफी अच्छे से। इनको लिख लेना, वीडियो को रिवाइज करके आप लिख लेना, अपना जो रफ कॉपी है या जो कॉपी आपने बनाई है, क्योंकि अब इसकी करनी है आपको प्रैक्टिस। ये होगा क्रियात्मक समूह। अगली चीज पे और एरीन वाली चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो एल्किल बात हो रही थी वो आप समझ गए हैं। एल्किल क्या होते हैं? एल्किल खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं जो वास्तव में एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करने पर बनते हैं। एक बंद चेन वाला यौगिक जो हमको कार्बनिक रसायन में सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसकी संरचना मैं ये बनाता हूं, उसको कहते हैं बेंजीन। तो बेंजीन जो होती है उसका सूत्र होता है C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, और ये बंद चेन वाला है। संरचना बनाए कैसी होगी देखो, 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6। हर कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4। ये मैं सबकी 4 4 यहां बना देता हूं। हर कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। अब हमारे पास हाइड्रोजन है केवल 6, जो हमको इनको देना है, इस यौगिक को बंद करना है। तो कैसे होगा? 6 हाइड्रोजन है तो एक एक तो सबको दे दूं। ये एक इसको दे दी, एक इसको दे दी, सबके पास एक एक हाइड्रोजन चली गई। ठीक है, 6 हो गई हाइड्रोजन, कार्बन भी 6 हो गए। अब सब कार्बन को आपस में जोड़ दें। इसकी ये संयोजकता खाली है और इसकी ये खाली है, इन दोनों को मैंने मिलाया और इस कार्बन को जोड़ दिया। इसकी ये खाली है कार्बन की और इसकी ये खाली है, इन दोनों को मिलाया, एक संयोजकता से ये जोड़ दिया। इसकी और इसकी एक एक खाली है, तो ये वाली मैंने उठाई, इसकी ये वाली उठाई, एक संयोजकता से ये मैंने जोड़ दिया। इसकी ये खाली और ये वाली ये जोड़ दिया मैंने, ये वाली और ये वाली ये आपस में जोड़ दी, ये वाली और ये वाली ये आपस में जोड़ दिए। अब हम देखें खाली किस किस की रह गई। इस कार्बन को देखें तो इसकी एक खाली रह गई, इसको देखेंगे तो इसकी एक खाली रह गई, इसकी एक खाली, सब कार्बन की एक एक संयोजकता खाली है। अब इनको जोड़ें, इसकी एक जो खाली रह गई और इसकी एक जो खाली रह गई, इसको आपस में जोड़ दिया तो यहां पर बन गया एक डबल बॉन्ड। अब देखो इसकी तो पूरी भर गई, इसकी देखें तो एक खाली और इसकी एक खाली, इधर ऊपर जगह नहीं है, यानी ये वाला जो बॉन्ड है ये रहेगा सिंगल बॉन्ड। इसकी जो एक बची थी और इसकी जो एक बची थी, इनने डबल बॉन्ड। ये जो कहानी है यहां देखें, इस कार्बन की तो कंप्लीट हो गई, इसकी एक खाली है, इसकी एक खाली है, ये वाला तो सिंगल रहेगा, लेकिन ये वाला कैसा हो जाएगा? डबल। ठीक है, ये ऊपर वाला फिर सिंगल। अब संरचना देखें आप, बैलेंस हो गई। ये जो संरचना है ये बेंजीन की है, और इसे जैसे वहां एल्केन बोलते थे उस कैटेगरी को, इसे बोलते हैं एरीन, जो चक्रीय वाली होगी। तो यहां पर संरचना क्लोज हो गई। अब आप थोड़ा सा एक आप बना के देखना, मैंने इस कहानी में इस डबल बॉन्ड की शुरुआत यहां से करी थी, इसलिए यहां डबल बॉन्ड आ गया। यदि मैं इस कहानी को थोड़ा सा बदल दूं, दूसरी जगह से शुरुआत करूं, देखिए मैं फिर से बनाता हूं एक और कार्बन, 1 2 3 4 5 6, सबकी संयोजकता 4 4। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब में एक एक हाइड्रोजन डाल दूं, सब कार्बन को एक दूसरे से जोड़ दूं, अब सब कार्बन की एक एक संयोजकता खाली है, बाकी ये कंप्लीट हो गया जैसा यहां हुआ था।
वहां पर मैंने यहां से शुरुआत करके यहां डबल बॉन्ड बना दिया था। अब मैं यहां से शुरुआत नहीं कर रहा, मैं यहां से कर रहा हूं। इस कार्बन की कितनी खाली हैं, एक इसकी खाली, एक इसकी खाली, ये दोनों आपस में मिली और यहां बन गया डबल बॉन्ड। अब यहां डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, देखो आप, क्योंकि इस कार्बन की भर चुकी है पूरी। अब इसकी खाली है, एक इसकी खाली, एक इसकी खाली, तो ये डबल बॉन्ड अब की बार कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये कंप्लीट है, यहाँ नहीं बनेगा, और ये वाली खाली है तो ये यहाँ जाएगा। अब आप देखो संरचना वही है, लेकिन बस डबल बॉन्ड की स्थिति पलट गई। जो यहाँ डबल बॉन्ड था वो अगले वाले पे पहुंच गया। समझ गए आप बात को? यानी ये संरचना भी सही है और ये संरचना भी सही है, दोनों सही है, तो सही किसे माने? अच्छा, फिर दूसरी बात कि जब इतनी बड़ी संरचना को बार बार जब हम आगे पढ़ेंगे तो इतनी बड़ी संरचना को बनाएंगे तो बनाने में काफी सारा समय हमारा व्यर्थ जाएगा। तो उस समय को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने आपस में मिलकर एक इसकी सार्वभौमिक संरचना बनाई। वो सार्वभौमिक संरचना क्या है? केवल एक स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना है जिसे आप यूज करोगे, और वो बेंजीन मान ली जाएगी। एक इस प्रकार की संरचना, ये जो संरचना है ये बेंजीन की संरचना मान ली गई। ये क्या है? बेंजीन। यहां पर हर कोना एक कार्बन और एक हाइड्रोजन को शो करता है। हर कोने का मतलब है यहां पर एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन। अब डबल बॉन्ड वाली स्थिति इसमें दिखानी पड़ेगी। तो अभी जो बनाए थे तो ये डबल, तो ये वाला सिंगल। ध्यान ये रखना है कि अगला एक के बाद एक डबल बॉन्ड नहीं आएंगे, अल्टरनेट आएंगे। अब ये वाला डबल कर दिया तो ये सिंगल और ये डबल, या तो ये हो सकती है संरचना, या फिर एक दूसरी संरचना बनाऊं। अब की बार मैं यहां से नहीं लगा रहा, मैंने यहां से लगाया तो ये सिंगल, यहां लगाया ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो अब ये भी विवाद का प्रश्न बन गया, ये ऐसी बना है, कहीं ऐसी बना है, दोनों में कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर एक रास्ता निकाला गया। एक बेंजीन की जो संरचना बना दी गई, कॉमन संरचना जिसे सर्वमान्य है, सब मानते हैं, उसमें ये व्यवस्था कर दी कि बेंजीन का इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर तो बनना ही है, और इसके साथ इसके अंदर ऐसा एक गोला रहेगा। इस गोले का मतलब है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। बस ध्यान ये रखना है, वैज्ञानिकों ने ये कहा भैया हमने जो गोला बना दिया, आपको जहां समझ में आया वहां डबल बॉन्ड लगा लेना, जहां समझ में आया वहां सिंगल बॉन्ड लगा लेना। शर्त हमारी इतनी है कि जहां डबल बॉन्ड लगाओगे उसके अगले वाला सिंगल होगा और उसके बाद वाला फिर डबल होगा। इस शर्त को पालन करते हुए जहां मन में आए, यहां डबल चाहिए तो यहां डबल मान लो, यहां डबल चाहिए तो यहां मान लो। बस ध्यान ये रखना, यदि यहां डबल माना तो ये वाला फिर सिंगल होगा। ये बेंजीन की संरचना हो गई। ठीक है, तो इसका नाम हो गया बेंजीन। अब जब इसमें से एक H को कम कर दिया जाए, अभी हमने कहा हर कोने पर एक H है, मान लीजिए इस कोने की H हटा दी तो एक संयोजकता खाली हो जाएगी। ठीक है, जब संयोजकता खाली हो गई तो अब ये जो बन गया है, जो मूलक वाली स्थिति में पहुंच जाता है, उस मूलक को कह देते हैं एरिल मूलक। ठीक है, ये बेंजीन थी और इसका जो एरिल मूलक बन गया इसका नाम हो जाता है फेनिल। इस पे चर्चा हम आगे करेंगे, विस्तार से करेंगे। जैसे वहां पर मैथिल से मैथेन से मैथिल बन गया था, वैसे यहां बेंजीन से फेनिल बनेगा, बेंजिल नहीं बनेगा। ध्यान रखना, बेंजिल अलग चीज होगी, उस पर भी डिस्कशन होगा। तो अब ये हो गया फेनिल, तो ये कौन से यौगिकों में चला जाएगा? चक्रीय वालों में। तो यहां तक की जो बातें हैं मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और ये कार्बनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, ये जानना जरूरी है। इसके बाद हम अगले पाठों को शुरू कर पाएंगे। तो आज का काम इतना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल, इनके कॉमन सूत्र याद हों, इनके 1 से 10 तक के यौगिकों के आप सूत्र लिख पाएं, क्रियात्मक समूहों के नाम याद हों, उनकी संयोजकताएं पता हों, जोड़ना कैसे है अगले पाठों में शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। आज ये वीडियो आपको मिल गया है। कल से हम कक्षा 12th के लिए जो उनका पाठ है हेलो एल्केन 11 अध्याय, उसको शुरू करेंगे। उसमें जो पाठ है अब वहां पर उनकी चीजें चलेंगी। फिर जो 11th के जो पाठ होंगे वो पाठ के हिसाब से हम वहां पर चलेंगे। ठीक है, अगली एक बात और होती है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि नाम किस तरह से लिखे जाएं। अभी जो मेथेन एथेन जो हम लिख रहे थे, ऐसे जब ये तो सिंपल यौगिक थे तो लिख लोगे आप, लेकिन जब बड़े बड़े जटिल यौगिक आएंगे तो उनके नामकरण में कुछ नियम होते हैं। पहली चीज तो नामकरण 2 प्रकार से किया जाता है, एक होती साधारण विधि, दूसरी होती IUPAC पद्धति। ये आप इनसे परिचित होंगे, इनके नाम। तो नामकरण का जो डिटेल है एक वीडियो में उसके लिए स्पेशली बनाऊंगा जिसमें केवल नामकरण को समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, आप इतनी चीजों को कंप्लीट कर लें, और कंप्लीट करने के बाद कल हम उस पाठ की शुरुआत फिर करेंगे जहां पर सीधा हेलो एल्केन से बात होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।